ठीक है भाई। वेव्स, तो ये जो वेव्स पैदा होती हैं ठीक है, क्या पैदा होती हैं? वेव्स। यानी जब आप पानी में पत्थर मारते हैं तो वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से मैंने मिसाल दी थी आपको, रस्सी है, उसको एक जगह से बांध दें और दूसरी तरफ से उसको ऐसे हिलाएं तो रस्सी में भी क्या पैदा हो जाना शुरू हो जाती है? वेव्स। इस बारे में मैं आपको ये बात बता चुका था कि वेव्स दरअसल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है तो वेव्स की फॉर्म में, वहाँ कोने में, वेव्स की फॉर्म में सफ़र करती है। ठीक है, एनर्जी जब भी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करेगी तो किस फॉर्म में सफ़र करेगी? वो दरअसल मीडियम के मालिक्यूलों को सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम दिलवाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे पानी का एक टैंक है, उस टैंक के एक किनारे पर आप लकड़ी लेके बैठ जाएं और दूसरे किनारे पर आप लकड़ी का गुटका रख दें और यहाँ से बैठ के आप डिप डिप करें, डिप 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 डिप, तो आपके हाथ की एनर्जी उस लकड़ी के ज़रिए से कहाँ जा रही है? पानी में। अब ये पानी वाली एनर्जी अब पानी के ज़रिए से जा रही है किसकी जानिब? उस लकड़ी के गुटके की जानिब। जब वो जा रही है तो किस फॉर्म में जा रही है? ऐसे जा रही है वेव्स की फॉर्म में, ऊपर नीचे, और जाके वो थोड़ी देर के बाद कहाँ पहुँच जाती है? उस लकड़ी के गुटके, और वो लकड़ी का गुटका भी क्या होना शुरू हो जाता है? ऊपर नीचे। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये मेरी एनर्जी की वजह से हो रहा है, और ये मेरी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है मीडियम के ज़रिए। इसमें मीडियम कौन है? पानी। सही है। तो ये जो जब एनर्जी सफ़र करती है तो क्या पैदा होती हैं? वेव्स पैदा होती है मीडियम में। आ जाए, मीडियम में वेव्स पैदा होती हैं। सही है। इन वेव्स की स्टडी एक अलग टॉपिक है, और मीडियम के मालिक्यूल अपने मुकाम पर खड़े होकर ऊपर नीचे हरकत अंजाम दे रहे हों, ये स्टडी एक अलग स्टडी है। सही है। वेव मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन मीडियम के मालिक्यूलों की हरकत पर गौर करवाता है। और अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पूरे मीडियम के मालिक्यूल जब सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम दे रहे होते हैं तो उसके नतीजे में जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, उससे जो वेव्स बनती हैं, हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर होगी बात आपको? तो ये जो वेव का ऊपर वाला हिस्सा, इसको उर्दू में कहते हैं फराज, और ये जो नीचे वाला हिस्सा इसको कहते हैं नशेब। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये मेरा ख्याल है क्रस्ट कहलाता है, और ये ट्रफ कहलाता है। ठीक है, देखना पड़ेगा आपको। यही लिखा है, स्पेलिंग भी यही है। यहाँ पे क्रेस्ट और यहाँ पे सही है आखिर में। इसको ट्रफ कहते हैं, इसको क्रेस्ट कहते हैं। शुरू वाला इश नहीं है। ठीक है। और उर्दू में इसे क्या कहते हैं? फराज, और इसे क्या कहते हैं? यानी जब वेव ऊपर की तरफ जाती है उसका जो टॉप हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? फराज। जब ये नीचे की तरफ आती है तो ये बिल्कुल जब नीचे के टॉप होता है डाउन, उसे क्या कहते हैं? नशेब। ठीक है। और अपने असल मुकाम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी तक ये वेव उठी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं आप उर्दू में कहते हैं हीता, और इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ये बात आपकी समझ में आ गई? यानी जो वेव्स बन रही हैं उन वेव्स को अब हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, उसकी फ़िज़िक्स को। तो मैंने आपको बताया जब वेव्स बनती हैं तो एक हिस्सा उसका क्रेस्ट कहलाता है, फराज कहते हैं, और एक हिस्सा उसका ट्रफ कहलाता है जिसे नशेब कहते हैं। अपने असल मुकाम से ज़्यादा ऊंचाई
ये अपने असल मुकाम से ज़्यादा गहराई, इसका जो फासला होता है इसे क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, दो फराज के दरमियान, ये एक फराज है और ये कौन सा फराज है? इन दो फराज के दरमियान जो फासला होता है, या दो नशेब के दरमियान फासला, ये नशेब के दरमियान फासला है, इस फासले को आप ज़ाहिर करते हैं लैम्डा से, और इसको कहते हैं आप उर्दू में कहते हैं तूले मौज, और इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। वेव लेंथ। इस वेव की वेवलेंथ क्या है? ये सवाल कहते हैं वेव की वेवलेंथ। क्या मतलब वेव की वेवलेंथ? यानी उसके दो फराज के दरमियान जो फासला होगा, या दो नशेब के दरमियान, अच्छा दोनों सेम होते हैं, जो फासला ये होगा वही फासला ये होगा, इस फासले को आप क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और आमतौर पर इसको जाहिर किससे करते हैं? लैम्डा। ये एक निशान है, इस निशान को आप कहते हैं लैम्बडा। ठीक है। और ये जो फासला इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको आमतौर पर जाहिर करते हैं ए से। नॉर्मली किससे जाहिर करते हैं? ए से। तो देखिए अब जो वेव बन रही है ना, उसकी कुछ खासियतें हो गई। भाई इस वेव की एम्पलीट्यूड क्या है, ऐसे पूछा जाएगा, इस वेव की एम्पलीट्यूड क्या है। अगर मैं कहूँ बहुत एम्पलीट्यूड है तो आप समझ जाइए बहुत ऊंचाई तक जा रही है, बहुत नीचाई तक जा रही है। अगर मैं बोला नहीं एम्पलीट्यूड कम है, आमतौर पर जो समंदर में आप जाते हैं वेव की एम्पलीट्यूड कम होती है, लेकिन जब समंदर चढ़ा हुआ होता है, बहुत तूफ़ानी माहौल होता है, तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या हो जाती है? आपने देखा जहाज़ पहले बहुत ऊंचा जाता है, फिर बहुत अंदर चला जाता है, फिर ऊंचा जाता है, इसका मतलब उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ गई है वेव्स की। इज इट क्लियर? फिर हम ये कहते हैं इस वेव की वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? एक फराज और दूसरा फराज के दरमियान कितना गैप है, सही है, उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं? एक सेकंड में, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर हुआ, ये एक वेव बन गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक और चक्कर आ गया, एक और वेव बन गई। तो हम बोलेंगे भाई अगर एक सेकंड में दो वेव बन रही हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। एक सेकंड में जितनी वेव्स बनती हैं वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। और उस फ्रीक्वेंसी को आप जाहिर करते हैं न्यू से। ये एक और साइन है, साइन का नाम क्या है? न्यू। ये इंग्लिश वाला न्यू मैंने गलत लिखा है, ऐसे नहीं होता, NEU, लेकिन पढ़ते हैं इसको ऐसे न्यू। फ्रीक्वेंसी को न्यू से जाहिर करते हैं, और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं ताद्दुद। क्या बोलते हैं? ताद्दुद। बड़े मुश्किल लफ्ज़ हैं उर्दू के। फ्रीक्वेंसी याद रखें, वेवलेंथ याद रखें, और एम्पलीट्यूड याद रखें। 3 लफ्ज़ बोले मैंने अभी तक। नंबर 1 क्रेस्ट। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है फराज और नशेब, ये उर्दू में भी याद रखें, इसकी वजह भी मैं बताता हूँ आपको। ये क्रेस्ट है, ये उसका ट्रफ है, और 2 क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसकी वेवलेंथ है, और एक सेकंड में जितनी वेव्स बनी हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, एक बात आप जहन में रखिए कि ये जो वेव्स आप देख रहे हैं, इस वेव्स में, सही है, दौरियत पाई जाती है। दौरियत किसे कहते हैं? पीरियोडिसिटी पाई जाती है। पीरियोडिसिटी, ये पीरियोडिक होती है। कभी आप गौर करें ना तो हमारी लाइफ भी जो है वो पीरियोडिक होती है, ऊपर नीचे जाती है। एक ख़ास माहौल और महवर में पीक पे जाती है, वापस आती है, फिर डाउन जाती है, और फिर
वापस आती है। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आने वाला है नवंबर, यहाँ खड़े हैं आप, सर्दी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये सर्दी है और ये आपके महीने हैं। सर्दी और महीने के दरमियान ग्राफ बनाए। यहाँ कहाँ खड़े हैं आप? फर्ज कीजिए नवंबर पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? अब नवंबर से कहाँ जाएंगे आप? दिसंबर की जानिब। नवंबर से सर्दी बढ़ना शुरू होगी। सबसे ज़्यादा सर्दी कब होगी? दिसंबर की 21 तारीख को। जैसे 21 गुजरेगी अब सर्दी क्या होना शुरू होगी? कम होते 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 जनवरी के एंड तक नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद क्या बढ़ेगी? गर्मी। गर्मी बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी गर्मी? जुलाई तक। फिर जुलाई के बाद क्या होना शुरू होगी? नॉर्मल। आप देखिए आपकी लाइफ के अंदर भी सर्दी गर्मी को अगर आप गौर से देखें तो वो भी क्या है? पीरियोडिक। कभी बढ़ती है, टॉप तक जाती है, फिर रिवर्स होना शुरू होती है, फिर उसका उलट शुरू हो जाती है। उलट। समझ में आ रही बात आपको? हम पैदा हुए, आप ज़िंदगी को लें आप, तो ज़िंदगी में भी क्या है? पैदा हुए, जवान हुए, मर गए। मरने के बाद की ज़िंदगी शुरू हुई। वो ऊपर क्या है? ज़िंदगी है, नीचे क्या है? उसका उलट है। ये दरमियान की लाइन ज़िंदगी की लाइन है, इसके ऊपर ज़िंदगी है, नीचे क्या है? उल्टा। हर चीज़ को, अगर ऊपर सर्दी है तो नीचे क्या है? गर्मी। ऊपर अगर बारिश है तो नीचे क्या? खुश्की। ऊपर अगर खुशी है तो नीचे क्या है? गम। समझ में आ रही बात? ऊपर अगर मोहब्बत है तो नीचे क्या है? नफरत। आप पूरी ज़िंदगी को गौर से देखें अगर, तो आपको ऐसा लगता है ये पूरी ज़िंदगी क्या है? कि पीरियोडिक है, इसमें नशेब और फराज हैं। कभी गम होता है तो गम का ऐसा फराज आता है कि टॉप तक पहुंच जाता है वो, लेकिन टॉप के बाद वापस कहाँ आता है? नीचे लाजमी जाएगा। गम टॉप तक जाएगा और टॉप के बाद हमेशा वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी क्या है? पीरियोडिक है, तो नीचे आएगा। मसाइल भी टॉप तक जाएंगे, उसके बाद क्या होंगे? मसाइल नीचे, फिर हल होना शुरू होंगे। आप अगर नेगेटिव चीज़ को ये देखो और पॉजिटिव को ये देखो, तो बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी में यहाँ से चल रहे होते हैं, गम चल रहा होता है, गम 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 गम, सबसे ज़्यादा गम। हम नेगेटिव से चले ना अपनी ज़िंदगी में, तो ये नीचे से चले, फिर गम ख़त्म होना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और ज़िंदगी क्या हो जाती है? नॉर्मल। अब क्या शुरू होगी? खुशी। और खुशी भी हमेशा नहीं रहेगी, जाएगी जाएगी जाएगी, कहाँ तक पहुँचेगी? पीक तक। उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा? नीचे। बाज़ लोगों की ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है, बाज़ की शुरू यहीं से होती है। बड़े मज़े आते हैं। स्टार्टिंग ज़िंदगी कैसी होती है? खुशियों भरी, पैसा, दौलत, खाने की चीज़ें सब है, लेकिन कहाँ तक जाते हैं आप? उसके बाद क्या होता है? डाउनफॉल शुरू होता है। फिर आपके हाथ से चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर आप आ जाते हैं बैलेंस पे, सबकी तरह हो जाते हैं। तो सबकी तरह के बाद आप कहाँ जाते हैं? नीचे की तरफ। ये ज़रूरी नहीं कि आदमी नीचे जाए, वापस भी ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर आप कभी ज़िंदगी को देखो गौर से, हर मामले को ज़रा इस नज़र से देखना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा कि हर मामला पीरियोडिक है। उसके दो पहलू हैं, एक मुस्बत है और एक मनफी है। और ज़िंदगी सीधी लाइन नहीं है, ज़िंदगी सीधी लाइन नहीं है, ना ऊपर वाली ना नीचे वाली। ज़िंदगी तो वेव है। इसीलिए हम बोलते हैं उर्दू ज़बान में, इस ज़िंदगी में बहुत से नशेब और फराज होते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, शायरी में इस्तेमाल करते हैं। मेरी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज देखे हैं, यानी नीचे भी गया हूँ मैं नशेब में, और फराज का मतलब ऊपर भी आया हूँ। हमने अपनी स्कूलिंग के दरमियान नशेब व फराज देखे हैं। हमारे मुल्क की इकॉनमी में बड़े नशेब व फराज आते हैं। हमारी मुल्क की सियासत में बहुत से नशेब और फराज आए। ये जो लफ्ज़ है ना, नशेब और फराज, इसको भी आपको जहन में रखना है, क्योंकि वेव की स्टडी में जो क्रेस्ट और ट्रफ है, ये तो हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं,
लेकिन जब आप इस वेव को कॉन्सेप्ट को उठा के लगाते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको ये महसूस होता है कि हर चीज़ में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। देखो, दिन और रात को देख लो आप, दिन और रात। दिन क्या है? पॉजिटिव चीज़ है, ऊपर होगा। और रात क्या है? यहाँ खड़े थे आप, सूरज निकलना शुरू हुआ कहाँ तक आया? पीक तक, सब धूप हो गई, सबसे ज़्यादा दिन है अब। लेकिन क्या अब हर वक्त रहेगा ये? नहीं। अब क्या होगा? टक 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 सूरज जा रहा है, यहाँ आ गया। यहाँ क्या मतलब? सूरज गुरूब हो गया। अब ये नीचे जाएगा, अब क्या होगी? रात। क्या रात गहरी है इस वक्त? नहीं, रात बढ़ेगी और गहरी होगी और अंधेरा होगा और अंधेरा होगा। लेकिन ये भी कहाँ तक होगा? एक ख़ास मुकाम तक अंधेरा बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वापस आप कहाँ की तरफ निकल आना शुरू होगे? दिन की तरफ। आप कभी गौर करें ना, सेहत को देखें, खुशी गम को देखें, दिन रात को देखें, मौसम को देखें। आपको यही एक पहलू, यही पीरियोडिसिटी, इस पहलू को कि कभी नशेब है कभी फराज है, इस पहलू को किसी भी ज़िंदगी के पैरामीटर में आप इसको जब देखें तो आप समझ जाइए कि हर ज़िंदगी के पहलू में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ज़िंदगी पीरियोडिक है, सीधी लाइन नहीं है। कोई आदमी ये बात कह ही नहीं सकता कि ज़िंदगी सीधी लाइन। जब भी ज़िंदगी को देखेगा उसको क्या नज़र आएगा कि वो पीरियोडिक है। उसका पॉजिटिव पहलू है, उसका नेगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू भी पीक तक जाता है, नेगेटिव पहलू भी पीक तक जाता है। लेकिन ज़िंदगी किसी एक जगह पे आके रुकती नहीं है। इज़ इट क्लियर? अच्छा, अब ये उतार लें आप, पहले इसको बंद करें, ये यहाँ तक उतारें, फिर हम एक और पहलू